नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ज्यादा गर्मी बनी लीची किसानों के लिए मुसीबत। लीची का फल पेड़ों पर हो रहा है खराब। लीची को मौसम की मार से बचाने के लिए कृषि मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। समय रहते लीची के फलों पर दवा का छिड़काव और फलों के गुच्छों को टिश्यू के बैग से ढकने की दी सलाह। खेतों में गहरी जुताई से किसान गर्मियों में बचा अपनी मेहनत और पा सकते हैं ज्यादा पैदावार। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों के लिए दी जानकारी। किसानों को गहरी जुताई करने से खेत में ना तो खरपतवार निकालने का झंझट रहेगा और ना ही फसलों को ज्यादा पानी की होगी जरूरत। गर्मियों में तरबूज का स्वाद और बढ़ाया पीले तरबूज ने। जी हां, ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया पीला तरबूज लाल तरबूज से होता है ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट। भारत में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में की जा रही है इसकी खेती। देश में युवाओं का कृषि और अनोखी खेती की तरफ रुझान जारी। जी हां, अहमदाबाद के युवाओं ने शुरू किया शहद का एक खास स्टार्टअप। शहद शुद्ध के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है इन युवाओं का उद्देश्य। कॉफी की खेती कैसे बना सकती है किसानों के लिए वरदान। जी हां, किसान कॉफी की खेती से न केवल अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं बल्कि अपनी कॉफी व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। मिट्टी कैफे से ली जा सकती है इसकी एक मिसाल, जहां हर काम करते हैं दिव्यांग और यहां आने वालों के लिए बेहतर कॉफी बन रही है लोगों में आकर्षण का केंद्र। पान की खेती कर किसान कमा सकते हैं बेहतर मुनाफा। बिहार सरकार दे रही है किसानों को 50% सब्सिडी। लाभार्थी के पास अपनी सिंचाई व्यवस्था होना है और पान की खेती में रुचि रखने वाले किसानों को दी जाएगी प्राथमिकता। योजना के अंतर्गत सभी श्रेणियों के किसान होंगे योजना के पात्र। और अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। गर्मियों में अपनी फसल को तेज गर्मी के प्रकोप से बचाना किसानों के लिए सबसे कठिन काम होता है। जैसा कि सभी को पता है कि ज्यादा गर्मी से फलों की फसल खराब होने लगती है। ऐसी ही एक फसल है गर्मियों में की जाने वाली लीची की खेती। जी हां, लीची किसानों को अधिक गर्मी के चलते लीची के फल के फटने का सामना करना पड़ रहा है। लीची को मौसम की मार से बचाने के लिए कृषि मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें अपनाकर किसान अपनी लीची की फसल को तपिश से बचा सकते हैं। इसका साधारण उपाय यह है कि फल लगने के 15 से 20 दिन के बाद ब्रॉन और बोरेक्स 0.4% प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा फलों के गुच्छों को टिश्यू के बैग से ढक सकते हैं। इससे फलों पर तेज धूप नहीं पड़ेगी और शाही लीची के फलों की फटने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। खेतों में काम करके अपना पसीना बहाकर किसान अपना और देश का पेट भरता है। वहीं अगर बात करें गर्मियों की, तो इसमें किसान की मेहनत कई गुना बढ़ जाती है। चिलचिलाती धूप में खेतों में काम करना अपने आप में किसी संघर्ष से कम नहीं है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों की मेहनत को कम करने और उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें अपनाकर किसान न केवल अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं बल्कि उन्हें खेतों में कम मेहनत करनी पड़ेगी। गर्मियों में खेती की गहरी जुताई खरीफ फसल के लिए फायदे का सौदा है, लेकिन ये तय समय पर ही होनी चाहिए। इससे और भी फायदे हैं। खेत में ना तो खरपतवार निकालने का झंझट रहेगा और ना ही फसलों को ज्यादा पानी की जरूरत होगी। खरीफ की खेती को और आसान बनाने के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र व कृषि विभाग ने खरीफ फसलों का बुआई कैलेंडर जारी कर किसानों को खरीफ की खेती के कई गुर बताए हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि खरीफ फसलों के उत्पादन में गर्मियों की जुताई सबसे अहम होती है। किसानों को जुताई का समय रबी फसल कटाई के तत्काल बाद से लेकर मई के अंत तक उपयुक्त बताया गया है। तय अवधि में जुताई करने पर 50% तक फसलों की पैदावार बढ़ सकती है। गर्मियों की गहरी जुताई ग्वार का छोड़, बाजरा, मूंगफली, मोट, चावला मूंग और फसलों के लिए महत्वपूर्ण है।
इससे खेत में लंबे समय तक नमी बनी रहेगी और फसलों को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होगी। वहीं खरपतवार नष्ट हो जाएगी, जमीन में गहराई तक जमा कीट नष्ट हो जाएंगे। फसल को लू और दीमक कीट के नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी। तरबूज का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही चित्र उभरता है, वो ये कि तरबूज बाहर से हरा और अंदर से लाल रंग का होता है। लेकिन अब ऐसे तरबूज की खेती की ओर किसान आकर्षित हो रहे हैं जिसका रंग बाहर से तो हरा ही है, लेकिन काटने के बाद अंदर से ये लाल नहीं बल्कि पीले रंग का होता है। बताया जाता है कि ये तरबूज लाल तरबूज से ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट होता है। खास बात यह है कि इसका बाजार भाव लाल तरबूज से 2 गुना मिलता है। ऐसे में किसान इस तरह के तरबूज की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। भारत में इसकी खेती महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में की जा रही है। हालांकि सबसे पहले इसकी खेती अफ्रीका में की गई थी। इसके बाद अब भारत में भी इसकी खेती की जाने लगी है। बता दें कि लाल तरबूज से पहले पीले तरबूजों की ही खेती होती थी। इसके बाद लाल तरबूज की प्रजाति तैयार करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग की गई, जिसके बाद पीले तरबूज की खेती कम हो गई। लेकिन अब किसान दोबारा से पीले तरबूज की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लाल तरबूज के मुकाबले पीले तरबूज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें विटामिन बी, सी, ए, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बीटा कैरोटीन और साथ में कई पोषक तत्व होते हैं। ये तरबूज शरीर को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखता है। इसके सेवन से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है। ऐसे में वजन घटाने वाले लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले एक नए और संभावित भयंकर रोग विचिस रूम की पहचान की है। ये रोग कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा एस्टेरिस से जुड़ा है। पौधों में नई बीमारियों को पहचानने वाली अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी ने इस नई बीमारी की रिपोर्ट को अपनी पत्रिका प्लांट डिजीज में पहली शोध रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BR कंबोज ने कहा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इस बीमारी की खोज करने वाले दुनिया के पहले वैज्ञानिक हैं। मधुमक्खियां मनुष्यों और प्रकृति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये परागण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा बाजार में मिलावटी शहद की मौजूदगी ने मानव स्वास्थ्य के लिए स्थिति को बदतर बना दिया है। शहद को स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है और इसमें औषधीय गुण होते हैं, लेकिन मिलावट के गंभीर परिणाम ही होते हैं। इसलिए अहमदाबाद के युवाओं ने शुरू किया है शहद का एक खास स्टार्टअप। इन युवाओं का उद्देश्य शुद्ध शहद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। वो चाहते हैं कि प्रत्येक डाइनिंग टेबल पर शहद हो और ये मिलावटी और अस्वास्थ्यकर चीनी के विकल्पों की जगह ले ले। अक्सर आपने अलग अलग जानवरों को गोद लेने की बात सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि आप मधुमक्खी को भी गोद ले सकते हैं और उससे मिलने वाले शुद्ध शहद को अपनी रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है पंचामृत में शहद भी शामिल होता है, जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। और इसीलिए अहमदाबाद के युवाओं ने शुरू किया है शहद का एक खास स्टार्टअप। ये युवा मानते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के अलावा वो ऐसे व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे जिससे जनता को फायदा हो। उनके शोध ने मधुमक्खी पालन और शुद्ध शहद के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें मधुमक्खी की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर उनका स्वास्थ्य, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से उनमें क्या बदलाव हो रहा है, साथ ही किसान को पॉलिनेशन में कितना फ़ायदा हुआ, इसकी जानकारी मिल पाएगी। जो भी मधुमक्खी को गोद लेना चाहते हैं उन्हें एक फॉर्म भरना होगा और उसके 7 दिन के अंदर हम इस जानकारी का पता लगाएंगे कि गुजरात के किस बी कीपर की किस हाईवे को गोद लेने के लिए दिया जा सकता है और किस बी हाइव को सुधारने की जरूरत है और उसके नई तकनीक के सहारे तैयार किया जाएगा। इन लोगों ने बाकायदा शहद की खेती का प्रशिक्षण लिया। एक छोटी सी शुरुआत के साथ एक प्रयोग के रूप में शुरू हुआ ये काम अब अन्य स्थानीय लोगों के लिए एक केस स्टडी बन गया है
और इससे एक स्थिर आय उत्पन्न हो रही है। कई लोग जो रेगुलर तौर पर शहद का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने मधुमक्खी पालन और उससे बनने वाले शहद की मॉनिटरिंग भी खुद कर सकते हैं और बिना किसी संदेह के उसकी शुद्धता को परख सकते हैं। कहीं शहद में कॉफी का स्वाद, तो कहीं जामुन, अजवाइन और अलग अलग फूलों के रस से बनने वाले फ्लेवर भी आजकल लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ बेहतर स्वाद भी दे रहे हैं। आजकल लोग हर चीज़ में अलग अलग फ्लेवर का स्वाद चाहते हैं, तो हम भी उन्हें शहद में भी अलग अलग स्वाद दे रहे हैं, जिसमें बच्चों को पसंद आने वाला लीची फ्लेवर, जामुन, साथ ही नीलगिरी के फूलों का शहद भी लोगों को पसंद आ रहा है। अजवाइन फ्लेवर जो अजवाइन के फूलों से बनता है, वो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अपनी नई सोच और खुद पर भरोसा रखकर इन युवाओं ने अपनी सफलता की कहानी लिखी है। ये लोग आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इन युवाओं का उद्देश्य शुद्ध शहद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। वो चाहते हैं कि प्रत्येक डाइनिंग टेबल पर शहद हो और ये मिलावटी और अस्वास्थ्यकर चीनी के विकल्पों की जगह ले ले। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए आईएमडी की तरफ से कृषि सलाह जारी की गई है। किसान इन सलाहों का पालन करते हुए फसल नुकसान से बच सकते हैं और बेहतर उत्पादन हासिल कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल को 6 कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है। आईएमडी ने सभी अलग अलग कृषि मौसम क्षेत्रों को लेकर सलाह जारी की है। आलू के लिए सलाह जारी करते हुए कहा गया है कि वर्तमान में जो मौसम चल रहा है, उसमें आलू में लेट ब्लाइट रोग होने की संभावना है। ऐसे में आलू की लगातार निगरानी करते रहें। झुलसा रोग के रोकथाम के लिए मैंकोजेब 64% और सिमोक्सिनिल 8% या फिर इसके अलावा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर इसका छिड़काव करें। किसान कॉफी की न केवल खेती बल्कि कैसे कॉफी के व्यवसाय से अपना और समाज का कल्याण कर सकते हैं, इसकी एक मिसाल मिट्टी कैफे से ली जा सकती है। जी हां, मिट्टी कैफे की खास बात यह है कि यहां सभी काम करने वाले लोग दिव्यांग हैं और इस कैफे के जरिए दिव्यांगों को रोजगार मिल रहा है। हम मौजूद हैं दिल्ली के हंसराज कॉलेज में और यहाँ पर ये है मिट्टी कैफे, जो बहुत खास इसलिए है क्योंकि ये दिव्यांगों द्वारा संचालित किया जाता है। तो चलिए चलते हैं मिट्टी कैफे में। टेबल पर ऑर्डर लेते दिव्यांग, मैनेजर, शेफ और कैशियर सभी दिव्यांग। जी हाँ, ये दुनिया है मिट्टी कैफे की। मिट्टी कैफे के देश भर में ऐसे कई आउटलेट्स हैं जो दिव्यांग चला रहे हैं। अभी हमारे पास 42 कैफ़ेज़ है इन 8 इंडियन सिटीज़ एंड ऑलमोस्ट 500 लोग PWD मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी काम करते हैं मिट्टी कैफ़े में। देन वी हैव ऑल्सो ट्रेन मोर देन 5000 पीपल एम्प्लॉयमेंट के लिए। कोई लोग मिट्टी कैफ़े में ही काम करते हैं एंड फ्यू पीपल वो दूसरे कंपनीज में भी प्लेस होते हैं। साल 2017 में 2-3 लोगों से शुरू हुए इस मिट्टी कैफे के आज देश भर में कई आउटलेट्स हैं, जिसमें सैकड़ों दिव्यांग लोग काम कर रहे हैं। खास बात ये है कि ये सभी कर्मचारी शारीरिक या फिर मानसिक तौर पर दिव्यांग हैं। दरअसल मिट्टी कैफे एक ऐसा कैफे है जिसका उद्देश्य दिव्यांगों को रोजगार देना है, ताकि वो अपनी जिंदगी सम्मान और आत्मनिर्भरता से जी सकें। मेरा नाम निक्की है। मैं मिट्टी कैफ़े में 1 साल से काम कर रही हूँ और मैं मिट्टी कैफ़े में कैशियर का काम करती हूँ और अभी फ़िलहाल मैं सुप्रीम कोर्ट में काम कर रही हूँ। यहाँ पर काम करने में हमें बहुत मज़ा आता है। जो नए बच्चे ट्रेनिंग में हैं उनको हम सिखा रहे हैं। पहले यहाँ पे थ्योरी सिखा रहे हैं, फिर हम उनको एक एक करके प्रैक्टिकल सिखाएंगे कि हमारे पे क्या क्या बनता है और क्या क्या रॉ मटेरियल डालेंगे, कैसे उनको तैयार किया जाता है। सब मुझे यही कहते थे कुछ नहीं कर सकते हैं, गिराएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, कैसे करेंगे, लेकिन हम कर सकते हैं। जब हमको ऑफर मिलता है तो हम करते हैं काम। जी, मैं इस कैफ़े में मैनेजमेंट भी हूँ, कैशियर भी हूँ और सारे स्टाफ को मैं मैनेज भी करता हूँ कि क्या करना है, नहीं करना है, और कोई कस्टमर आ गए तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे बातें करने हैं, और स्माइली फेस रखते हैं हम लोग ताकि कस्टमर भी यहाँ आए तो फ्रेश मूड बना के जाए।
ये कैफे ना सिर्फ लोगों का पेट भर रहा है, बल्कि दिव्यांगों की जिंदगी को रोशन कर रहा है। मिट्टी कैफे सिर्फ एक कैफे नहीं है, ये सशक्तिकरण और समावेशन का केंद्र है। यहाँ सभी को सार्थक रोजगार मिल रहा है और अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिल रहा है। ये कैफे एक मॉडल बन गया है कि कैसे व्यवसाय समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ये कहानी है इन दिव्यांगों के अथक प्रयासों और जज्बे की, जिसने रूढ़िवादिता को तोड़ दिया है और प्रदर्शित किया है कि अगर मौका मिले तो दिव्यांग समाज में सार्थक योगदान दे सकते हैं। कैफे में अपने काम के माध्यम से ये दिव्यांग वित्तीय स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और अपनेपन की भावना प्राप्त कर रहे हैं। जो दिव्यांग जन हैं वो काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ विद्यार्थी रहते थे। मैं देखती थी कि वो विद्यार्थी जो है पढ़ने के बाद जॉब के लिए परेशान होते थे। अगर उनकी कोई हेल्प कर देता था तो उनके मन में भी आता था कि हमारे पर कोई एहसान मतलब इस तरह से जता रहा है, ये उन बच्चों को अच्छा फील नहीं होता था। तो जब मैंने मिट्टी कैफ़े का कॉन्सेप्ट सुना कि इनका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली दिव्यांग जन को जॉब अपॉर्चुनिटी देना है। जॉब अपॉर्चुनिटी केवल जॉब नहीं है, यानी इनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना, इनको जो है स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, जिससे कि इनके मन में आत्मविश्वास पैदा हो। एक जो इसका बहुत अच्छा एस्पेक्ट ये है कि हमारा कैंपस जितने भी मिट्टी कैफ़े दिल्ली एनसीआर में अभी तक खुले हैं या आगे खुलेंगे, जैसे पीछे सुप्रीम कोर्ट में खुला और अब राष्ट्रपति भवन में खुलने वाला है, उनकी ट्रेनिंग हमारे कैंपस में होती है। बात अगर यहाँ के भोजन की जाए तो इन दिव्यांगों द्वारा प्यार और देखभाल से तैयार किया गया ये स्वादिष्ट भोजन लोगों के दिलों को छू जाता है। शानदार स्नैक्स से लेकर मुंह में पानी ला देने वाले मुख्य व्यंजन और मिठाइयाँ तक मिट्टी कैफे की शोभा में चार चांद लगाते हैं। मिट्टी कैफे परिचायक है इस बात का कि दिव्यांगों को सहानुभूति की नहीं बल्कि अवसर की जरूरत है और मौका मिलने पर वो अपने कौशल से दुनिया को जीत सकते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से अपने सहयोगी मोहित के साथ शहला निगार, डीडी न्यूज। सरकार किसानों को कई प्रकार की फसलों की खेती पर सब्सिडी प्रदान करती है ताकि किसान सब्सिडी का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ा सकें। सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ नकदी फसलों की भी खेती करें ताकि वे अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने किसानों के लिए पान विकास योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को पान की खेती पर 50% सब्सिडी दी जाती है। पान की खेती पर सब्सिडी देने के पीछे सरकार का उद्देश्य देश में पान का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के लाभ के लिए किसान भाइयों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। www.upagriculture.com पर लॉगिन करने पर आपको सभी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। ओडिशा में धान की कटाई करें, धान के खेत से पानी निकासी का प्रबंध कर लें। यहाँ गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय लाल मिर्च में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। किसान जूट के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा बैगन और टमाटर की तुड़ाई करें। ओडिशा में भिंडी की तुड़ाई करते रहें। अभी आम की तुड़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही केले की तुड़ाई भी करें। यहाँ के किसान मूंग और उड़द की कटाई भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में धान की कटाई करें। धान के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। जूट के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर लें। इसके साथ ही अदरक की रोपाई कर सकते हैं। किसान बीन की बुवाई करें। अभी मक्के की कटाई करते रहें। इसके अलावा अदरक में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में अदरक में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। अदरक में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। पश्चिम बंगाल में प्याज के खेत में निराई करते रहें। किसान मूंगफली की खुदाई कर लें। साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई करें। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है।
बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री ने करीमनगर तेलंगाना में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से डबल आर का सिंडिकेट चल रहा है। एक तेलंगाना को लूटता है, दूसरा दिल्ली में कलेक्ट करता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल खट्टर ने 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे हरियाणा में भाजपा की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वो अविश्वास प्रस्ताव लाते भी हैं तो वे गिर जाएगा। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की विरासत कर को लेकर की गई टिप्पणी पर मशहूर अर्थशास्त्री गौतम सेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये बहुत समझदारी भरा विचार नहीं है और इसकी बात करने वाले लोग भारत के मित्र नहीं हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वर्निंग ने पुलवामा हमले पर विवादित बयान दिया है। अमरिंदर ने कहा कि पुलवामा हमला आज भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है। भाजपा चुनाव के समय कुछ भी कर सकती है। भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व को देखते हुए 23 देशों के 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने मतदान प्रक्रिया, पारदर्शिता और वोटिंग को लेकर मतदाताओं के उत्साह की जमकर सराहना की है। तीसरे चरण के मतदान में इन प्रतिनिधियों ने 6 राज्यों के कई मतदान केंद्रों का दौरा भी किया। बैतूल में ईवीएम ले जाने के क्रम में यांत्रिक खराबी के कारण आग लग गई, जिसके बाद ईवीएम को नुकसान पहुंचा है। बैतूल के एसपी ने कहा कि घटना में 2 ईवीएम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 4 अन्य ईवीएम को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। तेलंगाना के हैदराबाद में चुनाव में वोट डालने को लेकर एक संगीत कार्यक्रम आओ वोट करें का आयोजन किया गया। केशव मेमोरियल कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक करना था। दिल्ली विश्वविद्यालय और विकसित भारत के राजदूत ने रन फॉर विकसित भारत का आयोजन किया। इस आयोजन में हजारों लोग शामिल हुए। इस अवसर पर बैडमिंटन खिलाड़ी और भाजपा नेता साइना नेहवाल ने कहा कि वोट जरूर करो, हमारे अच्छे देश के लिए वोटिंग बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे, इसलिए महाराष्ट्र के पुणे में सबसे ऊंचाई पर मतदान केंद्र बनाया गया है। पुणे के रायरेश्वर में 160 मतदाताओं के लिए ये मतदान केंद्र बनाया गया है। सीबीआई ने नौकरी देने के बहाने लोगों को रूस ले जाने और उन्हें वहां की सेना की ओर से लड़ने को मजबूर करने वाले एजेंटों के नेटवर्क का पता लगाया है और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हैदराबाद में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां भारी बारिश के कारण एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट की दीवार गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मथुरा के राया क्षेत्र में आग लगने से 30 दुकानें जलकर खाक हो गईं। देर रात लगी इस आग का कारण अस्थायी तरीके से बनी 30 दुकान जलकर खाक हुई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।